नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के बारे में। ये टॉपिक जो है दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी इसके ऊपर जो है आंदोलन भी हुए हैं हमारे देश में, और मुख्य रूप से जो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर उसके अंदर। तो हम बात करेंगे कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है क्या और क्यों भारत की सरकार जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और सबसे पहले जो है इसको आसाम को ही क्यों चुना गया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि एनआरसी इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदा हमारा होने वाला है और क्या इससे रिलेटेड हमारे चैलेंजेज और वे फॉरवर्ड हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स क्या है दोस्तों? एनआरसी ये जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये किस लिए क्रिएट किया गया है कि ताकि जो हमारे इंडिया के जो जेन्युइन सिटीजन्स हैं, जिनके पास इंडिया की जो है नागरिकता से संबंधित कुछ दस्तावेज हैं, कुछ उनके पास प्रूफ और एविडेंस हैं, जिससे कि वो ये साबित कर सके कि हाँ वो इंडिया के एक्चुअल में सिटीजन्स रहे हैं शुरुआत से ही, तो उनको फाइंड आउट किया जा सके और उनको लिस्ट किया जा सके। इसके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर हम इतिहास में जाके देखते हैं तो एनआरसी पहली बार भारत के अंदर 1951 की जो जनगणना है उसके टाइम पे पब्लिश की गई थी। तो उसके अंदर जो है लोगों का रिकॉर्ड्स था कि कौन कौन 1951 की जनगणना के आधार पर भारत के नागरिक हैं और उनसे संबंधित उनके पास क्या क्या रिकॉर्ड हैं, क्या क्या उनके पास प्रूफ हैं। उसके बाद में हालांकि एनआरसी को कभी भी जो है अपडेट नहीं किया गया है, और पहली बार ये इनिशिएटिव अभी लिया गया है, और इस इनिशिएटिव लेने के भी काफ़ी अपने कुछ कारण हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगर हम बात करें कि किस प्रकार से इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा, तो वहाँ की जो सिटीजन्स हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनको अपने सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ जो है प्रूफ प्रोड्यूस करने होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि क्या वो वहाँ के एक्चुअल सिटीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या कोई लैंड रिकॉर्ड हो गया, या कोई अदर कोई ऑफिशियल पेपर होगा, जिससे कि ऐसा पता लगाया जा सके कि वो एक्चुअल में इंडिया के सिटीजन्स हैं और जो आसाम के सिटीजन्स हैं। अगर हम बात करें दोस्तों नोडल एजेंसी कौन सी ऐसी इन्वॉल्व है जो ये सब काम करेगी, तो इंडिया के अंदर जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके अंदर में ये डिपार्टमेंट है, जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, वो इस काम को करेंगे। वो इसकी उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी के मॉनिटरिंग के अंदर में ये सब काम किया जाएगा, और उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो फाइंड आउट करेंगे कि क्या लोगों के पास वो एक्चुअल वो सब रिकॉर्ड हैं या नहीं हैं। अब अगर हम बात करें कि क्यों सबसे पहले इसके अंदर आसाम को ही चुना गया है, तो उसके भी अपने कुछ ऐतिहासिक और कुछ पर्सनल इशू हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन जो है और आसाम एकॉर्ड है, तो ऑल हम दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन दोस्तों ये है एक एनजीओ है आसाम के अंदर, और आसाम का ये एनजीओ है, और ये फॉर्म्ड हुआ था 1967 में। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था उस टाइम पे फॉर्म होने का, कि जो वहाँ के जो एक्चुअल आसाम के लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करना। और उनके ह्यूमन राइट्स सेफगार्ड कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने आरोप लगाया था कि वहाँ पे आसाम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से इलीगल रूप से आकर के आसाम के अंदर रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के एक्चुअल जो सिटीजन्स हैं, उनके ह्यूमन राइट का वोलेशन हो रहा है। तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी, सरकार के सामने काफ़ी उन्होंने आंदोलन भी किए थे, और सरकार को बोला था कि आसाम के अंदर एनआरसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, और उन लोगों को फाइंड आउट करके जो इलीगल रूप से रह रहे हैं वहाँ पे उनको वापस डिपोर्ट किया जाए जहाँ से वो आए हैं। इससे आगे बात करें तो उन्होंने जो आंदोलन किया था फिर वो था आसाम अकॉर्ड। आसाम में एक समझौता हुआ था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था किस किस के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और आशू के बीच में, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के अंदर में। और इन्होंने जो है 6 साल तक 1979 से लेकर 1985 तक जो है इन्होंने आंदोलन भी किया था इसको लेकर कि एनआरसी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो इलीगल रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको फाइंड आउट करके वापस डिपोर्ट किया जाए। और अगर हम डेट की बात करें कि कौन सी डेट से ये चीज़ इफेक्टिव होगी, कि कब से देखा जाएगा कि कितने साल पुराना रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए, या कब से वो भारत के नागरिक होने चाहिए या असम के अंदर रह रहे होने चाहिए, तो ये डेट फाइंड आउट की गई थी। ये मतलब इसके अंदर ये कट ऑफ सेट की गई थी दोस्तों 25 मार्च 1971 की डेट की। अब 25 मार्च 1971 को करने का भी अपना एक अलग ऐतिहासिक कारण था, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि 26 मार्च से लेके
और 16 दिसंबर 1971 तक बांग्लादेश लिबरेशन वार चला था। बांग्लादेश लिबरेशन वार क्या था कि पाकिस्तान के अंदर से विभाजन होकर ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को घोषित किया जाना, मतलब तभी जो बांग्लादेश कंट्री बनी थी। और बांग्लादेश कंट्री जो बनी थी, और ऐसे आरोप आशू के द्वारा, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जो इलीगल रूप से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं। तो बांग्लादेश जब से बना है उसके बाद से ही वो हालांकि आए होंगे, तो इसलिए उन लोगों को जो है आसाम के सभी सिटीजन्स को ऐसे प्रूफ जो है उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिखाने होंगे, ऐसी एविडेंस उनको दिखाने होंगे जो ये दिखाएं कि वो 25 मार्च 1971 के पहले से वहाँ पे रह रहे हैं या उस टाइम से जो है आसाम के सिटीजन्स वो हैं, तभी उनको जो है आसाम की नागरिकता के अंदर लिस्ट किया जाएगा। अगर वहाँ पे एनआरसी की अगर हम बात करें तो एनआरसी की जो प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो 2015 से वहाँ पे शुरू हो चुकी है, और वहाँ पे जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब ये चर्चा में है, और लगभग 40 लाख लोग ऐसे हैं, 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो उस लिस्ट के अंदर में जो है लिस्टेड नहीं हुए हैं, मतलब वो ऐसे कुछ एविडेंस या प्रूफ दिखाने में कैपेबल नहीं रहे हैं कि जिससे ये पता चले कि वो 25 मार्च 1971 के पहले से वहाँ पे रह रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, एनआरसी का जो इम्प्लीमेंट करने का क्या उससे मतलब हमारे को एडवांटेज मिलेगा, क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, तो सबसे पहला रहेगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन सिटीजन्स, कि एक्चुअल में जो इस देश के नागरिक हैं या जो आसाम के अंदर जो एनआरसी इम्प्लीमेंट हो रही, तो आसाम के एक्चुअल नागरिक जो हैं उनको फाइंड आउट किया जा सकेगा, और उसके बेसिस पे ऐसे डिक्लेयर हो जाएगा कि ये जो है वास्तविक नागरिक हैं और ये जो है अवैध रूप से, दूसरे जो है अवैध रूप से रह रहे हैं। दूसरा क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस राइट, वहाँ के जो लोकल लोग हैं या जो वहाँ के जो एक्चुअल जेन्युइन नागरिक हैं उनके ह्यूमन राइट्स का जो है वोलेशन कम हो जाएगा, उसकी वजह से उनके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्टिव मेजर्स मिलेगा से जो लोग आते हैं। और उनको अगर ये पता चलेगा कि एनआरसी जैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है और बाद में दोबारा फिर से वो क्या है कि अपडेट हो सकती है या इम्प्लीमेंट हो सकती है, और उन लोगों से वहाँ की नागरिकता के प्रूफ मांगे जा सकते हैं, तो ऐसा फ्यूचर में भी चांस बन सकता है कि वहाँ से बांग्लादेश से जो माइग्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, इलीगल रूप से लोगों का आने का। अगला अगर हम देखें कि कुछ लोग आसाम के अंदर ऐसे भी हैं जो बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं, जो आसाम के अंदर रह रहे हैं, यानी कि जो बंगाल से हैं या जो आसाम के दूसरे एरिया से जब बंगाली कुछ लोग बोलते हैं, तो उन लोगों को भी एक ऐसा प्रूफ, उनको लोगों को भी एक ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो दूसरे लोगों को दिखा सके कि एक्चुअल में वो इंडियन ही है और उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और वो बांग्लादेशी नहीं हैं। मीन्स उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं वो भी कम हो जाएंगे। अगर हम चैलेंजेस की बात करें दोस्तों, तो कुछ चैलेंजेस इसके हैं। वो चैलेंजेस हैं कि सबसे पहले ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस कई क्रिटिसाइजर्स ने बताया कि प्रोसेस अच्छे से नहीं की गई है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है कई हमारे जो ऐसे लोग थे जो 25 मार्च 1971 से पहले से वहाँ पे रह रहे थे और उनको इसके अंदर एनआरसी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। उनको ऐसे डिक्लेयर किया गया है कि वो लोग इलीगल रूप से वहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, आसाम में रह रहे हैं। इवन अगर हम देखें तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो हमारे 5th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जो 1974 में प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका नाम भी इसके अंदर लिस्ट नहीं किया गया है और उनको भी ऐसे डिक्लेयर किया गया है इस एनआरसी के द्वारा कि वो इलीगल रूप से आसाम में रह रही हैं। अगला क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न भी है, क्योंकि हमारे ह्यूमन राइट का वोलेशन भी वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि लगभग 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनके ह्यूमन राइट का वोलेशन हो रहा है। यूनाइटेड नेशन जो है इस चीज़ के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल रहा है कि ह्यूमन राइट का वोलेशन किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। अगर लॉजिस्टिकल चैलेंज की बात करें, तीसरा अगर हम देखें तो ये प्रोसेस जो है काफ़ी धीमी और काफ़ी लंबी है, क्योंकि सरकार का जो है ये टारगेट है कि सबसे पहले आसाम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेगी, बाद में इसको क्या है कि थ्रू आउट द नेशन इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर काफ़ी क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहिए, काफ़ी मशीनरी चाहिए, काफ़ी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए, बट वो सब नहीं हो पा रहा, तो लॉजिस्टिकल चैलेंज भी है बहुत बड़ा, जिससे कि प्रोसेस काफ़ी स्लो है। अगला हम देखें तो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी और जुडिशियल बर्डन भी इससे हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों का नाम एनआरसी के अंदर पब्लिश नहीं किया गया है वो क्या है कि जुडिशरी का जो है सहारा ले रहे हैं और केस फाइल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ है और उनको जो है वो एनआरसी के अंदर लिस्टेड नहीं हुए हैं, तो उनको भी जो एनआरसी के अंदर लिस्टेड किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है काफ़ी केस काफ़ी मुकदमे जो हैं इंडिया की जो जुडिशरी है उसके अंदर भी काफ़ी आ पहुँचे हैं। अगला देखिए अगर इसके अंदर तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई है, काफ़ी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, ओपोजिशन पार्टियां भी हैं, जो कि जो प्रेजेंट जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी काफ़ी एलिगेशन लगे हैं कि वो जानबूझ के जो मुस्लिम समुदाय जो है उनको टारगेट कर रही है और ये एनआरसी कंसेप्ट को वहाँ पे लागू कर रही है।
अगला अगर हम वे फॉरवर्ड देखें कि कैसे इसको सक्सेसफुल किया जा सकता है और एनआरसी को कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो सबसे पहले इसके अंदर हमने इंक्लूसिविटी एंड फेयरनेस लेके आनी होगी। मतलब सब सिटीजन्स को जो है ऐसी मतलब कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिससे कि वो कुछ रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है जो यहाँ की सिटीजनशिप को डिक्लेयर करते हैं, तो वो सब जो है अपना टाइम से दिखा सके, जिससे कि जो है जल्दी फाइंड आउट किया जा सके कि वहाँ के एक्चुअल सिटीजन है या नहीं है। अगला क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपेरेंसी लेके आनी होगी, एफिशिएंट डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है उसको बढ़ाना होगा। कई हमारे चैलेंजेस हैं जो जैसा कि हमने बताया था कि कई मशीनरी से रिलेटेड हो गए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिलेटेड हो गए, तो उनके ऊपर हमें काम करने की भी ज़रूरत है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि लीगल सेफगार्ड एंड अपील प्रोसेस, क्योंकि हमें क्या है कि ऐसे इक्वली जो है सबको राइट्स भी प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। ऐसे जो है मतलब हमें अपनी जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग ये अपील करेंगे कि उनकी जो नागरिकता को जो है वहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई है और उनकी नागरिकता को जो है खतरा हो सकता है, तो उससे जो है जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी जो बर्डन काफ़ी बढ़ने वाला है। तो जुडिशरी सिस्टम को जो है हमें थोड़ा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। अगला क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट को ये सबसे पहले इंश्योर करना चाहिए, और बाकी जो पार्टियां हैं, जो हमारी ओपोजिशन पार्टियां हैं या जो एनआरसी के अगेंस्ट में जो लोगों को भड़का रही हैं, जो रिलीजियस ग्रुप हैं, उन सबको ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि इस एनआरसी के मुद्दे को लेकर उनके अपने वोट बैंक को नहीं चमकाना चाहिए, कि वो इस चीज़ को भड़का कर कि आपकी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आपके साथ में अन्याय कर रही है या आपकी जो माइनॉरिटी में है इसलिए आपके ऊपर ये मतलब का आपकी ह्यूमन राइट का वोलेशन हो रहा है। इन सब चीज़ों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि इस वजह से क्या है कि जो सांप्रदायिक कम्युनल वोलेंस होने के खतरे काफ़ी रहते हैं और देश के अंदर की जो देश की यूनिटी है और सोवरेनिटी है उसको खतरा बन सकता है।